हेलो नमस्कार साथियों, ज्ञानपुर 91 में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम लोग चैप्टर नंबर 12 देखेंगे दोस्तों, ज्योग्राफी का पशुपालन है। कौन सा चैप्टर है? पशुपालन में बिहार का पशुपालन। इससे दोस्तों आपको एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन जरूर एग्जाम में देखने को मिलेगा दोस्तों, अगर बिहार से क्वेश्चन बनाया जाए तो। चलिए हम लोग इस वीडियो को देखते हैं। बहुत फास्ट रिविजन इसको करना है दोस्तों, आप एक से दो बार जरूर से जरूर देख लीजिएगा। पशुपालन बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में आय तथा रोजगार के अवसरों के लिहाज से एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यह क्षेत्र कुल ग्रामीण आय में लगभग 5वें हिस्से का योगदान करती है। गरीबी जनसंख्या के लिए ये पशु घरेलू आमदनी के स्रोत भी हैं। पशुपालन बड़े पैमाने पर रोजगार भी उपलब्ध कराते हैं। परंपरागत कृषि व्यवस्था में पशुओं का उपयोग खेतों को तैयार करने, माल ढोने, गाड़ी खींचने, दौनी करने और खाद और ईंधन के लिए गोईठा बनाने के लिए किए जाते हैं। इन्हीं पशुओं से दूध, मांस, ऊन, चमड़ा आदि भी प्राप्त किए जाते हैं। मुर्गे, मुर्गियों तथा बत्तखों का अंडा तथा मांस के लिए भी पाला जाता है। पोखर एवं तालाब में मत्स्य पालन भी प्रचलित है दोस्तों। यह क्षेत्र ढेर सारे ग्रामीण परिवारों को निम्न जनित आय के पूरक के बतौर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बिहार के ग्रामीण जीवन में पशुपालन सामाजिक तथा आर्थिक महत्व है। राज्य के अनुकूल भौगोलिक दशाओं के कारण यहाँ बृहत स्तर पर पशुपालन किए जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति 5 व्यक्ति पर एक गाय बैल उपलब्ध है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति 5 व्यक्ति पर एक गाय और बैल उपलब्ध है साथियों। चलिए हम लोग थोड़ा इसे जूम करते हैं। देखिए, बिहार के पशुपालन पशुधन विकास बिहार की अर्थव्यवस्था की अभिन्न अंग है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका का पूरक स्रोत उपलब्ध कराता है। इसके सवर्ती क्षेत्र ग्रामीण के लाभप्रद रोजगार भी उपलब्ध कराते हैं। फसल नहीं होने की स्थिति में जोखिम में कमी भी लाते हैं। दोस्तों, बिहार के प्रमुख पशुधन गाय, बैल, भैंस और बकरी, भेड़, घोड़ा और खच्चर, कस्कुट, मुर्गा, मुर्गी, बत्तख आदि है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, बिहार में 30 व्यक्तियों पर एक पशु मिलता है, जबकि भारत में प्रति 20 व्यक्तियों पर एक पशु की उपलब्धता का औसत है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति 5 व्यक्तियों के बीच एक गाय बैल पाले जाने की औसत है दोस्तों। व्यावसायिक दृष्टि से गाय की तुलना में भैंस का अधिक महत्व है। बिहार में 60% दूध भैंस से प्राप्त किया जाता है। 60% दूध किससे दोस्तों? तो भैंस से प्राप्त किया जाता है। देखिए, 19वीं पशुधन जनगणना 2012 के अनुसार बिहार में पशुधन 329.39 थी दोस्तों। बिहार की पशु संपदा पशुगणना 2012 देखिए। गाय बैल दोस्तों आपका इतना था। ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों, एक नज़र देख लिए। भैंस और भैंसा भेड़ है। बकरा बकरी है दोस्तों। सुअर, घोड़ा, घोड़ी, अन्य कुल पशुधन इतना था दोस्तों। और कुल पोल्ट्री पक्षी इतना था, 12,748। चलिए हम लोग आगे नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं। देखिए, पशुधन प्रोत्साहित करने के लिए बिहार सरकार पशुओं की चिकित्सा, बधियाकरण, कृत्रिम गर्भाधान, टीकाकरण तथा चारा बीजों का निःशुल्क वितरण आदि कार्यक्रम चलाती है। बिहार सरकार की ओर से पटना, मुंगेर, भागलपुर, सहरसा, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, छपरा और बांका में कृत्रिम गर्भाधान हेतु तरल नाइट्रोजन के भंडार के लिए भंडार स्थापित किए गए हैं। देखिए, बिहार में 237.3 हजार हेक्टेयर में जल क्षेत्र और 32,000 किलोमीटर लंबाई में नदियों का विस्तार, यह राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 3.9% है दोस्तों। इतने बड़े क्षेत्र में लोग मछली मारकर परिवार से पालते हैं। 2017-18 में 587.85 हजार टन मछली का उत्पादन हुई थी। राज्य में उत्तर पूर्वी भाग में बकरियों और मुर्गियों, बत्तखों का उच्च संकेंद्रण है, जहाँ की जलवायु इन पशु पक्षियों के पालन के लिहाज से अपेक्षाकृत अनुकूल है दोस्तों। चलिए, गाय भैंसों की संख्या के मामले में सर्वाधिक हिस्से वाले जिले गायों के मामले में अररिया है, गया है, कटिहार, बांका, मधुबनी है दोस्तों। यहाँ पे आपका गया भी है। चलिए, भैंस के मामले में देखिए, मधेपुरा आपका हुआ, मधुबनी, पूर्वी चंपारण, नालंदा और गया है दोस्तों भैंस के मामले में।
अब पोल्ट्री पक्षियों का मामले में राज्य के जिलों की संख्या कहाँ है? कटिहार दोस्तों एक नंबर 1 पे, फिर मुजफ्फरपुर, वैशाली, किशनगंज और अररिया दोस्तों पोल्ट्री पक्षियों की। इनका संयुक्त रूप से राज्य की कुल पक्षी संपदा 30.9% हिस्सा है दोस्तों। नेक्स्ट की पशु गणना 2012 के अनुसार बिहार में गायों की संख्या 12,232 हजार, अररिया की सर्वाधिक 668 हजार गायों का पालन होता है। गाय में 64 हजार, गया में 64 हजार, मधुबनी में चलिए देखते हैं हम लोग 526 हजार, भागलपुर में 509 हजार, बांका में 552 हजार, कटिहार में 605 हजार गाय हैं। सबसे कम शिवहर 40 हजार गाय है दोस्तों। सबसे कम कहाँ है? शिवहर में। पशुधन 2012 के अनुसार बिहार में भैंसों की संख्या 7,567 हजार है दोस्तों। मधेपुरा की सर्वाधिक 820 हजार भैंसे, मधेपुरा में सर्वाधिक 820 हजार भैंसे का पालन होता है। पश्चिम चंपारण 340 हजार, मधुबनी में 380 हजार, सुपौल 313 हजार, अररिया 300 हजार भैंसों का पालन किया जाता है। किशनगंज में सबसे कम भैंस का पालन कहाँ किया जाता है? किशनगंज में 45 हजार दोस्तों सबसे कम। चलिए पशुगणना 2012 के अनुसार बिहार के सुगर की संख्या 650 हजार, भोजपुर में सर्वाधिक 131 हजार सुगर पालन किया जाता है। शिवहर में सबसे कम 1000 सुगर है शिवहर में दोस्तों। पशुधन 1000 से भी कम है। सबसे कम तो सुगर कहाँ पाया जाता है, पालन किया जाता है? शिवहर में। पशुगणना 2012 के अंदर बिहार की बकरियों की संख्या 12,154 हजार है। अररिया में सर्वाधिक 980 हजार बकरियाँ पाला जाता है। तो पूर्वी चंपारण में 725 हजार, भागलपुर में 582 हजार, कटिहार में 580 हजार, मुजफ्फरपुर में 564 हजार बकरियाँ। सबसे कम 50 हजार बकरियाँ अरवल जिले में पाया जाता है। पशु गणना 2012 के अनुसार बिहार में मुर्गियों बत्तखों की संख्या 12,748 हजार है। कटिहार में सर्वाधिक 876 हजार पोल्ट्री पक्षियाँ हैं। सबसे कम पोल्ट्री पक्षी 45 हजार लखीसराय जिले में है दोस्तों। बिहार में 2000 से अधिक मुर्गी पालन केंद्रों की स्थापना की गई है। 2000 से अधिक मुर्गी पालन केंद्रों की स्थापना की गई है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। मछली पालन देखिए, बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्र का 3.76% हिस्से मतलब 3.5 to 0.37 हजार हेक्टेयर जल संसाधनों का है। बिहार में नदियों के विस्तार के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में मछली मारने की संस्कृति है। इसके कारण ग्रामीण परिवारों को लाभप्रद रोजगार भी उपलब्ध हो जाते हैं। राज्यों से होकर गुजरने वाली प्रमुख नदियाँ गंगा, कोसी, सोन, बागमती, गंडक और पुनपुन जो प्रग्रहण मत्स्यिकी की संभावनाओं का स्रोत है। प्रग्रहण मत्स्यिकी की संभावना का स्रोत है दोस्तों। मछली उत्पादन देखिए 2015, 2016, 17 में, 2017-18 में 17-18 करेंट डाटा इसको देखिए 587.85 टन मछली बिहार में उत्पादन हुआ दोस्तों। पशुधन विभाग बिहार सरकार, बिहार में सर्वाधिक मछली का उत्पादन 65.765 हजार टन मधुबनी में हुई थी। जहानाबाद और अरवल में सबसे कम 1.26 हजार टन मछली का उत्पादन 2017-18 में वर्ष में हुआ था दोस्तों। मछली उत्पादन में प्रमुख जिले पूर्वी चंपारण 51.62 हजार टन है और कटिहार 31.45 टन है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। 1000 टन है और पश्चिम चंपारण जो है 25.02 हजार टन है और खगड़िया दोस्तों 23.89 हजार टन है दोस्तों। चलिए देखते हैं। बिहार में फिशरमैन कोऑपरेटिव स्थापित किया है। बिहार में फिशरमैन कोऑपरेटिव स्थापित है दोस्तों। राज्य की प्रमुख मछलियों में रेहू, कतला और मांगुर, भाखुर तथा मांगुर है दोस्तों। इसके अतिरिक्त टेंगरा, सोराठी, बुआरी, झींगा, पर्च, बंसपत्ता, लोच, प्यास, सिल्वर, कार्व, सिंगी, कवई, गरई आदि मछलियाँ भी प्रजातियाँ पाई जाती है। और फिर से देखिए मछलियों की प्रजाति दोस्तों रेहू, कतला, मांगुर, भाखुर, मांगुर। इनके अतिरिक्त टोगरा, टेंगरा, सोराठी, बुआरी, झींगा, पर्च, बंसपत्ता, लोच, पायस, सिल्वर, कार्व, सिंगी, कवई, गरई तथा मछलियों भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, राज्य की प्रति व्यक्ति मछली का खपत 0.8 से 0.13 किलो वार्षिक है दोस्तों, जो राष्ट्रीय औसत 3.5 किलो वार्षिक से बहुत कम है दोस्तों। जल संसाधन का वितरण देखिए, जल संसाधन के प्रकार क्षेत्र हेक्टेयर। तालाब देखिए आपका 66
9,336 हेक्टेयर में है। गोकुल झील 9,930 में है। चोर झील दोस्तों ये आपका 45,978 में है। कृत्रिम झील 16,113 में है। चलिए हम लोग अब दूध के बारे में देखते हैं। दूध का उत्पादन देखिए, दूध का उत्पादन ऐतिहासिक रूप से बिहार में महत्वपूर्ण कृषि उद्यम रहा है, जो लोगों को खासकर भूमिहीन मजदूरों और छोटे किसानों को अतिरिक्त रोजगार और आमदनी के अवसर उपलब्ध कराता है। पारिवारिक रूप से बिहार में पशुधन को मुख्यतः दूध की घरेलू जरूरत की पूरी करने के साधन और के बतौर लिया जाता है। दूध का उत्पादन बिहार में 9,241,49,000 टन 2017-18 में हुई थी। राज्य में सर्वाधिक दूध का उत्पादन पटना में 502.37 हज़ार टन 2017 में हुई थी। सबसे कम 44.63 हज़ार टन शिवहर जिले में हुई थी। बिहार के दूध उत्पादन जिले समस्तीपुर 468.3 हज़ार टन है, नालंदा 363.65 हज़ार टन, गया 325.08 हज़ार टन दोस्तों, बेगूसराय में 357.38 हज़ार टन, भागलपुर में 355.14 हज़ार टन और सुपौल 351.33 हज़ार टन दोस्तों। दूध के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 1983 में राज्य सरकारी दूध उत्पादन महासंघ कॉम्फेड की स्थापना की गई थी। कॉम्फेड द्वारा सुधा ब्रांड के नाम से विक्रय किया जाता है। पशुपालन संबंधी संवैधानिक व्यवस्था देखिए। पशुपालन संबंधी संवैधानिक व्यवस्था क्या है? भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 48 में राज्य कृषि और पशुपालन के आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने का प्रयास करेगा। विशिष्टता गायों और बछड़ों तथा दुधारू और वाहक पशुओं की नस्लों की परिरक्षण और सुधार के लिए उनके वध का प्रतिषेध करने के लिए कदम उठाएगा। 11वीं अनुसूची अनुच्छेद 273 में या जो कि 4 पशुपालन, डेयरी उद्योग की कस्कुट पालन, 5 मत्स्य उद्योग दिया गया। 12वीं अनुसूची में अनुच्छेद 43 के में 15 काजी हाउस पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण दिया गया। 18 देखिए। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। वेधशालाओं और चर्म शोधनशालाओं का विनिमय सूची 2 में राय सूची के 16 पशुधन का परीक्षण, संरक्षण और सुधार, काजी हाउस और पशु अत्याचार का निवारण, 21वें मत्स्य की दोस्तों। सूची 3 में समवर्ती सूची में पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण किया गया। चलिए हम लोग देखते हैं स्वमूल्यांकन क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जो इससे क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 1 है। 1 में बोला जा रहा है 2012 की पशु गणना के अनुसार बिहार पशुधन की कुल संख्या कितने लाख है दोस्तों? ये आपका हो जाएगा 329.39 लाख है दोस्तों। कितना? 329.39 लाख। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बिहार में दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किस वर्ष दुग्ध उत्पादन महासंघ कॉन्फेड की स्थापना की गई है? तो दोस्तों ये आपका किया गया 1983 में। कब किया गया? 1983 में। नेक्स्ट देखिए, 2012 की पशु गणना के अनुसार बिहार में गायों की संख्या कितने हज़ार है दोस्तों? बिहार में गायों की संख्या 12,232 हज़ार है दोस्तों, 2011 के अनुसार से। 2012 की जनगणना पशु गणना के अनुसार बिहार में भैंसों की संख्या कितनी है दोस्तों? भैंसों की गणना है। चलिए हम लोग देखते हैं बिहार 2011-12 की पशु गणना के अनुसार बिहार में भैंसों की संख्या कितनी है? भैंस की संख्या दोस्तों आपका 7,567 हज़ार है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, बिहार में लगभग कितने प्रतिशत परिवार के पास गाय पालते हैं दोस्तों? तो बिहार में गाय जो पालते हैं 35% लोग गाय पालते हैं बिहार में। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बिहार में लगभग कितने प्रतिशत परिवार भैंस को पालते हैं? भैंस को पालने वाले की प्रतिशत आपका 20% लोग जो हैं भैंस पालते हैं बिहार में। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बिहार की पशु गणना के अनुसार बिहार में बकरियों की संख्या कितने हज़ार है दोस्तों? तो 12,100 कितनी है? 12,154 हज़ार बकरियों की संख्या है दोस्तों। कितना? 12,154 हज़ार दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 के, बिहार में पोल्ट्री पक्षियों की संख्या कितनी है? पोल्ट्री पक्षियों की संख्या दोस्तों आपका 12,748 हज़ार है दोस्तों, 12,748 हज़ार। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, बिहार में कितने हज़ार हेक्टेयर का क्षेत्रफल है दोस्तों? कितने हज़ार हेक्टेयर में क्षेत्रफल में है? बिहार में कितने हज़ार हेक्टेयर में क्षेत्रफल है? तो आप लोग जल्दी से बताइए। चलिए हम लोग देखते हैं आगे क्वेश्चन पे दोस्तों। आपका 237.3 टन हेक्टेयर है दोस्तों। कितना? 237.3 टन हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 2017-18 में मछली का उत्पादन कितने हज़ार टन हुआ है दोस्तों? भी आया दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है।
2017-18 में मछली का उत्पादन कितने हज़ार टन हुआ है बिहार में? आप लोग जल्दी से बताइए। आपका हुआ 587.85 हज़ार टन दोस्तों। 11 देखिए गोपालन में बिहार का कौन सा जिला सर्वोच्च स्थान पर है? गोपालन में दोस्तों, इसलिए आपका सर्वोच्च जिला है अररिया दोस्तों, गोपालन में दोस्तों। 12 देखिए भैंस के पालन में बिहार का सबसे जिला सर्वोच्च स्थान पर कौन है दोस्तों? भैंस पालन में आपका मधेपुरा होगा दोस्तों, मधुबनी होगा दोस्तों। भैंस पालन में कौन सबसे आगे अव्वल पर है दोस्तों? देखिए तो मधेपुरा है। कौन है? मधेपुरा भैंस पालने में सबसे अव्वल है दोस्तों। 13 देखिए शुगर पालन में बिहार का कौन सा जिला सर्वोच्च स्थान पर शुगर पालन में दोस्तों? शुगर पालन सबसे बड़ा जिला है भोजपुर दोस्तों। कौन है? भोजपुर। 14 देखिए बकरी के पालन में बिहार का कौन सा जिला सर्वोच्च स्थान पर बकरी पालन में दोस्तों? ये आपका कौन सा जिला है दोस्तों? बकरी पालन में अररिया है। कौन है दोस्तों? अररिया में बकरी पालन तो बहुत ऊंचे स्तर पर होता है। 15 देखिए बिहार के जिले में सबसे अधिक मछली का उत्पादन होता है, तो बिहार के जिले में सबसे अधिक मछली का उत्पादन दोस्तों, मछली का उत्पादन जो होता है चंपारण में होगा, पश्चिम पूर्वी चंपारण दोस्तों। कहाँ पे होगा? सॉरी दोस्तों, मधुबनी में सबसे क्या बोला, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक मछली का उत्पादन होता है? तो मधुबनी में होता है। कहाँ पे दोस्तों? मधुबनी में। चलिए 16 देखिए 17-18 में दूध का उत्पादन कितने हज़ार टन हुआ बिहार में दोस्तों? ये आपका हुआ था 502.37 हज़ार टन दोस्तों। 502.37 हज़ार टन बिहार में दूध का उत्पादन हुआ था। पशुपालन संबंधी संवैधानिक व्यवस्था संविधान के किस भाग में है दोस्तों? पशुपालन संबंधी संवैधानिक व्यवस्था संविधान के किस भाग में है? तो दोस्तों ये आपका 4 भाग में है, भाग 4 में दिया गया है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, कॉम्पैक्ट द्वारा किस ब्रांड के नाम से विपणन करती है? कॉम्पैक्ट द्वारा किस ब्रांड के नाम से विपणन करती है? तो दोस्तों ये आपका क्या होगा, आप लोग जल्दी से बताइएगा। ये दोस्तों आपका हो जाएगा सुधा दोस्तों। दूध को जो पैक करके पहुंचाया जाता है दुकान दोस्तों, ये सुधा का काम है। कॉम्पैक्ट द्वारा किस ब्रांड के नाम से विपणन, मतलब मार्केट में उतरते हैं सुधा के नाम से दोस्तों। बिहार में कितने व्यक्तियों का एक पशु, बिहार के कितने व्यक्तियों पर एक पशु है दोस्तों? एक पशु मिलता है। तो दोस्तों बिहार में 30 व्यक्ति पर एक पशु मिलता है। कितने पर दोस्तों? 30 व्यक्तियों पर एक पशु मिलता है। बिहार में ग्रामीण क्षेत्रों में कितने प्रति व्यक्तियों के बीच एक गाय बैल पाए जाने का औसत है दोस्तों? 5 पे। कितने पे? 5 व्यक्तियों पे दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। देखिए बिहार में तालाबों की संख्या कितनी है दोस्तों? बिहार में जो तालाब की संख्या है ये आपका दोस्तों 66,336 है दोस्तों। कितना? 66,336 तालाबों की संख्या है दोस्तों, 66,336। बिहार में पशुओं की खरीद बिक्री का प्रसिद्ध मेला है दोस्तों, सोनपुर मेला। कौन सा दोस्तों? बिहार में पशुओं का खरीद बिक्री का कौन सा मेला है दोस्तों? बार बार पूछा जाता है। ये आपका सोनपुर मेला है दोस्तों। तो देखिए देश में कितने प्रतिशत व्यक्तियों के पर एक पशु उपलब्धता का औसत है दोस्तों? तो 20 व्यक्तियों पर। देश में कितने प्रति व्यक्तियों पर एक पशु की उपलब्धता का औसत है? 20 व्यक्तियों पर दोस्तों। चलिए हम लोग दूसरा चैप्टर स्टार्ट करते हैं दोस्तों। दूसरा चैप्टर आपका वन एवं वन संपदा तथा वन्य जीव जंतु हैं दोस्तों। चलिए देखते हैं, चैप्टर नंबर 13 है दोस्तों। चलिए हम लोग वन्य संपदा और वन्य जीव जंतु देखते हैं दोस्तों। चैप्टर नंबर 13 है, प्रकृति ने हमें अनेक उपहार दिए, इनमें से वन एक अमूल्य प्राकृतिक उपहार है। पेड़ पौधे का जीव जगत से गहरा संबंध है। ये दोनों ही एक दूसरे के पोषक तथा संरक्षक है। इन्हीं वनों के कारण प्राकृतिक संतुलन तथा पर्यावरण बना रहता है दोस्तों। बिहारी संस्कृति में वृक्षों की देवताओं की तरह पूजा जाता है। बिहारी संस्कृति में तो वृक्षों को देवताओं की तरह पूजा जाता है। बड़ पीपल कदम अशोक तथा तुलसी के पौधे की यहाँ पूजा की जाती है। मनुष्य के निराशाओं से भरे जीवन में आशा और धैर्य की शिक्षा विद्वानों ने वृक्षों से सीखना बताया है दोस्तों। वृक्षों से हमें नैतिक शिक्षा के साथ साथ दूसरों की भलाई और परंपरा की शिक्षा भी मिलती है। वृक्ष बिहार राज्य की सुख समृद्धि को बढ़ाने वाला अमूल्य स्रोत है। पीपल वृक्ष को बिहार में राजकीय वृक्ष का दर्जा दिया गया, पीपल वृक्ष को दोस्तों। चलिए हम लोग थोड़ा जूम आउट करते हैं दोस्तों। देखिए भारतीय वन सर्वेक्षण 2015 दोस्तों। भारतीय वन सर्वेक्षण देहरादून
2004 दिसंबर 2015 को वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2015 जारी किया गया था। भारतीय सर्वेक्षण का यह 14वां मूल्यांकन सर्वेक्षण रिपोर्ट है दोस्तों। वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2015 में रिसोसेट 2 उपग्रह के संवेदी आंकड़ों में LIS-3 का पर आधारित है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में वनाच्छादन फॉरेस्ट कवर 7,01,663 वर्ग किलोमीटर में है दोस्तों। यह भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.34% है। कितना दोस्तों? भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.34%। देश में पेड़ का आच्छादन दोस्तों 92,572 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों, जो देश के कुल क्षेत्रफल का 2.82%। कितना? 2.82% दोस्तों। चलिए, कुल पेड़ या वन आच्छादन में दोस्तों 79.42 मिलियन हेक्टेयर है दोस्तों, पेड़ और वन आच्छादन में दोस्तों। हम लोग देखते हैं जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.14% है। देश में सबसे बड़ा वन्य क्षेत्र मध्य प्रदेश है दोस्तों। सबसे बड़ा वन्य क्षेत्र कहाँ पे है? देश का दोस्तों मध्य प्रदेश, जहाँ इसका क्षेत्रफल 77,462 वर्ग किलोमीटर। तो कितना? 77,462 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश का नंबर आता है दोस्तों 67,248 किलोमीटर है, और छत्तीसगढ़ का भी नंबर आता है तीसरा दोस्तों 55,586 वर्ग किलोमीटर है। देखिए, बिहार वन संबंधी आंकड़े, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर बिहार का है दोस्तों जमीनी, और वन क्षेत्र इसमें 7,288 वर्ग किलोमीटर जमीन है, वन है दोस्तों। वनाच्छादित क्षेत्र तो 2,182 वर्ग किलोमीटर पेड़ पौधा लगाया गया वनाच्छादित है दोस्तों। कुल वन क्षेत्र वनाच्छादन में आपका 9,470 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों। कितना? 9,470 वर्ग किलोमीटर। वन क्षेत्र वनाच्छादित क्षेत्र का औसत 0.010 है दोस्तों। राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत 10.06 है दोस्तों। देश में बिहार राज्य का वनाच्छादित क्षेत्र का प्रतिशत 1.19 के बराबर है दोस्तों। अत्यंत सघन वन 248 वर्ग किलोमीटर 0.25% दोस्तों। मध्यम सघन वन आपका 3,976 वर्ग किलोमीटर 3.48% दोस्तों। खुला वन आपका 3,664 वर्ग किलोमीटर में है 3.42% दोस्तों। झाड़ी आपका 0.14% पर। गैर वनाच्छादित क्षेत्र 92.26% है दोस्तों। देखिए, संरक्षित वन दोस्तों 6,673 वर्ग किलोमीटर संरक्षित वन है दोस्तों। कितना? 6,993 दोस्तों। आरक्षित वन में 5,769 दोस्तों वर्ग किलोमीटर है, और वर्गीकृत वन दोस्तों आपका 1 वर्ग किलोमीटर है। सर्वाधिक वनीय क्षेत्र वाला जिला भभुआ है दोस्तों 33.59% है। सबसे कम वनीय क्षेत्र वाला जिला शेखपुरा है 0.16%। नेशनल पार्क 1 है दोस्तों, और 1 बनाया जा रहा है दोस्तों। तो देखिए, बिहार का थोड़ा मैप भी देखिए। प्राकृतिक वनस्पति देखिए, किसी क्षेत्र विशेष में उगने वाले प्राकृतिक पेड़ पौधे के आवरण को वनस्पति कहा जाता है। प्राकृतिक वनस्पति के अंतर्गत सभी प्रकार के पेड़ पौधे एवं झाड़ियों सम्मिलित होते हैं। प्राकृतिक वनस्पति धरातल, मिट्टी और जलवायु की देन है दोस्तों। प्राकृतिक वनस्पति के वितरण से उच्चावच और वर्षा आदि कारक तथा भौगोलिक परिस्थितियां सबसे अधिक प्रभावित होती है। बिहार उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु क्षेत्र। बिहार कैसा है दोस्तों? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु क्षेत्र में स्थित है। उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु वाले इस राज्य की प्रकृति वनस्पति पर जलवायु का विशेष प्रभाव है। प्राकृतिक वनस्पति में संलग्न भूमि के दृष्टिकोण से बिहार का स्थान बहुत पीछे है। वैसे बिहार की भूमि प्राकृतिक वनस्पतियों के अनुकूल है, परंतु सबसे बड़ी समस्या सघन आबादी का है। सबसे बड़ी समस्या क्या है दोस्तों? सघन आबादी दोस्तों, जनसंख्या ज़्यादा है। किसी क्षेत्र का विस्तार पेड़ काटना तथा जल जमाव के कारण मैदानी भाग प्राकृतिक वनस्पति से शून्य हो गया। बिहार में प्राकृतिक वनस्पति के वातावरण को प्रभावित करने वाले कारणों के मुख्य देखिए, स्थलाकृति है, जलवायु है, मिट्टी है, कृषि भूमि का निरंतर विस्तार, जनसंख्या का वृद्धि दोस्तों।
प्राकृतिक वनस्पति वितरण के प्रभावित कारणों वाले कारणों के मुख्य देखिए स्थलाकृति है, जलवायु, मिट्टी, कृषि भूमि का निरंतर विस्तार, जनसंख्या बढ़ी। दोस्तों बिहार में वनों की मुख्यतः दो पर्वों में विभाजित की जा सकती है, एक शुष्क पतझड़ वन, आंध्र पतझड़ वन। दोस्तों शुष्क पतझड़ वन देखिए बिहार में इस प्रकार के वन वहाँ पाए जाते हैं जहाँ वार्षिक वर्षा 120 सेमी से कम होती है, वहाँ शुष्क पतझड़ वन पाए जाते हैं। बिहार में 3-4 महीने 80% से अधिक वर्षा हो जाती है। बिहार में 3-4 महीने 80% से अधिक वर्षा हो जाती है, इसलिए यहाँ पतझड़ किस्म के वन अधिक पाए जाते हैं। इस प्रकार के वन का विस्तार बिहार के दक्षिण पश्चिम, तो देखते हैं हम लोग, दक्षिण पश्चिम भाग में अवस्थित पठारी क्षेत्र में है। इसके अंतर्गत कैमूर, रोहतास, गया का स्थान आता है। दोस्तों इसके अंतर्गत कौन कौन होता है? कैमूर, रोहतास, गया का स्थान। दोस्तों आंध्र पतझड़ वन देखिए जहाँ औसतन वार्षिक वर्षा 1200 मिलीमीटर होता है, तो वहाँ आंध्र पतझड़ वन पाए जाते हैं। 1200 मिलीमीटर से अधिक होती है, वहाँ इस तरह के वन पाए जाते हैं। देखिए बिहार के कुल वन क्षेत्र में 80 से 90% क्षेत्र में आंध्र पतझड़ वन पाए जाते हैं। आंध्र पतझड़ वन को 3 भागों में विभाजित किया गया है। सोमेश्वर का दून, दोस्तों सोमेश्वर का दून श्रेणी वन, पहला कौन है? सोमेश्वर तथा दून श्रेणी वन। दूसरा में दोस्तों तराई जंगल तथा घास क्षेत्र, और तीसरा है आपका दक्षिण में उष्ण कटिबंधीय वन। दोस्तों दक्षिण में उष्ण कटिबंधीय वन। नेक्स्ट देखिए सोमेश्वर तथा दून श्रेणी का वन कौन कौन है? यह सोमेश्वर तथा दून श्रेणी के वन यह बिहार के पश्चिमी चंपारण के उत्तरी भाग में है। दोस्तों जहाँ के पेड़ पौधे उष्ण और शुष्क ग्रीष्म मौसम के चलते पत्ते त्यागते हैं ताकि उनमें अधिक नमी का ह्रास ना हो सके। इस वन के अंतर्गत साल, शीशम, खैर और सेमल पाए जाते हैं। यहाँ के वन मिश्रित हैं। औसतन पेड़ की ऊंचाई लगभग 25 मीटर होती है। यहाँ सबई घास, नरकट भी मिलते हैं। इस प्रकार के वन का विस्तार 917 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। दोस्तों तराई जंगल तथा घास का क्षेत्र, इस प्रकार के वन का विस्तार पश्चिम चंपारण, कटिहार और अररिया आदि जिलों के नम तराई भाग में पाए जाते हैं। यहाँ बांस, सबई घास और नरकट, झाड़, मोथा आदि होते हैं। कुछ भाग में शीशम, सेमल, अन्य पेड़ भी पाए जाते हैं। दोस्तों दक्षिण के उष्णकटिबंधीय वन देखिए इस तरह के वन का विस्तार बांका, लखीसराय, किऊल, मुंगेर आदि जिलों में है। फिलाइट चट्टान के क्षेत्र में बांस का विकास अधिक होता है। दोस्तों लेटराइट मिट्टी के चट्टानों के क्षेत्र में साल वृक्ष का विकास अधिक हुआ है। इस वन में जामुन, महुआ, कुसुम, तिलई, हरिनहार, गुलहर, आसन, घुनता, खैर, अमलतास, गम्हार, करंज, केंदू आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। तो गम्हार, इसको गम्हारी बोलते हैं देहाती भाषा में। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। बिहार में वनों के 3 श्रेणियों में बांटा गया: आरक्षित वन, संरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। दोस्तों कितने श्रेणी में? आरक्षित, संरक्षित और अवर्गीकृत वन। दोस्तों देखिए हम लोग आरक्षित वन को पहले देखते हैं। वैसे वन जिसमें पशुओं को चराने एवं लकड़ी काटने की अनुमति होती है उसे हम आरक्षित वन कहते हैं। फिर भी वन की सुरक्षा के लिए उन पर कड़ी नज़र रखी जाती है। फिर दूसरा देखिए, बिहार में आरक्षित वनों का क्षेत्रफल 693 वर्ग किलोमीटर है। दोस्तों बिहार में 12 आरक्षित वन है। दूसरा पॉइंट देखिए, संरक्षण वन। वैसा वन जिसमें पशुओं को चराने तथा लकड़ी काटने की अनुमति नहीं होती है उसे सरकारी संरक्षण में रखा जाता है, उसे संरक्षित वन कहते हैं। बिहार में संरक्षित वनों का क्षेत्रफल 5769 वर्ग किलोमीटर है। तो 5769 वर्ग किलोमीटर। और वर्गीकृत वन देखिए, वैसे वन जो संरक्षित और संरक्षित वर्ग के वनों की श्रेणी में नहीं आते, इन वनों को पशुओं को चराने तथा लकड़ी को काटने के लिए सरकार की ओर से कोई प्रतिबंध नहीं होता है, लेकिन सरकार इसके लिए शुल्क वसूलती है। बिहार में वर्गीकृत वनों का क्षेत्रफल 1 वर्ग किलोमीटर है। दोस्तों अति सघन वन देखिए, वैसा क्षेत्र जहाँ कुल भौगोलिक क्षेत्र का 70% से अधिक क्षेत्र वनाच्छादित है। मध्य सघन वन देखिए, वैसा क्षेत्र जहाँ कुल भौगोलिक क्षेत्र का 40% क्षेत्र लेकिन 70% से कम क्षेत्र वनाच्छादित हो उसे मध्य सघन कहते हैं। खुले वन वैसे क्षेत्र जहाँ कुल भौगोलिक क्षेत्र का 10% से अधिक लेकिन 40% से कम क्षेत्र वनाच्छादित हो उसे खुले वन कहते हैं। झाड़ी देखिए, वैसे क्षेत्र जहाँ कुल भौगोलिक क्षेत्र का 10% से कम क्षेत्र वनाच्छादित हो उसे झाड़ी कहते हैं। वनों की जिलावार आच्छादन देखिए,
देखिए अररिया दोस्तों भौगोलिक स्थिति सबसे ज़्यादा है, सघन वन क्षेत्र, मध्यम सघन क्षेत्र और खुला। तो जूम आउट करते हैं और भौगोलिक क्षेत्र में प्रतिशत दोस्तों 5.55 आपका अररिया है। और सबसे ज़्यादा जो है दोस्तों आपका भभुआ में, यहाँ देखिए कैमूर जो है इसमें आपका देखिए 32.359% भौगोलिक प्रतिशत है दोस्तों भभुआ में दोस्तों। उसके बाद सब में कम है दोस्तों। चलिए उसके बाद देखते चलते हैं हम लोग। चलिए ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों। चलिए हम लोग यहाँ देखते हैं भारत वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2015। देखिए इसको देखना जरूरी है। देखिए वन में संलग्न भूमि के दृष्टिकोण से बिहार राज्य का भभुआ जो कैमूर सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला जिला है दोस्तों। यहाँ के 3,381 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में और 1102 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वन है, जिसका प्रतिशत 32.59% है दोस्तों। सबसे बड़ा वन क्षेत्र बिहार का इसी में है दोस्तों। भभुआ कैमूर में सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला जिला है दोस्तों। यहाँ 542 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के माध्यम से सघन वन 542 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सघन वन पाए थे। कौन सा दोस्तों? मध्यम सघन वन दोस्तों। अब 560 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में खुला वन है, परंतु अत्यंत सघन वन यहाँ नहीं है। दूसरा स्थान आपका जमुई का आता है। दूसरा स्थान आपका जमुई जिला का है। इस जिले में 3,107 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के मध्यम सघन वन है दोस्तों। कहाँ पे दोस्तों? जमुई जिला का है। इस जिले में 3,107 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र मध्यम सघन वन है तथा 259 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में खुला वन है। तीसरे स्थान पर पश्चिम चंपारण जिला का आता है। इस जिले में 5,228 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र तीसरे स्थान पर है दोस्तों और 899 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वन है। बिहार राज्य में सिर्फ पश्चिम चंपारण जिले में ही अत्यंत सघन वन है। अत्यंत सघन वन अगर पूछ लिया जाए तो आपका पश्चिम चंपारण जिले में है दोस्तों। किसमें? पश्चिम चंपारण में, जो 248 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है दोस्तों। देखिए बिहार के प्रति व्यक्ति वन भूमि की औसत उपलब्धता 0.02 हेक्टेयर है, जो कि राष्ट्रीय औसत 0.08 हेक्टेयर से बहुत कम है दोस्तों। फिर देखिए राष्ट्रीय वन नीति के अनुरूप ही बिहार सरकार द्वारा वन नीति बनाई गई है। इस नीति के मूल उद्देश्य राज्यों में वन क्षेत्र को बढ़ाकर मानक 33% के स्तर पर करना है। इसलिए बिहार वन क्षेत्र के विस्तार पर बल देती है। वन क्षेत्र में 33% के स्तर पर लाने के उद्देश्य वन क्षेत्र को 33% स्तर पर लाने का उद्देश्य से राज्य सरकार ने वन नीति में दोहरी व्यू रचना किया दोस्तों। देखिए राज्य में वन क्षेत्र 7,288 वर्ग किलोमीटर, कितना दोस्तों? 7,288 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें राष्ट्रीय नीति के अनुसार कम से कम 31,000 कितना है दोस्तों? कम से कम 31,03,011 हेक्टेयर किया जाना चाहिए दोस्तों। लेकिन 33% भूमि पर 33% वन की भूमि अंतर्गत लाई जा सके, इसके लिए वानिकी विकास योजना के तहत कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। वानिकी विकास का उद्देश्य है उपलब्ध गैर कृषि भूमि पर वन क्षेत्र फैलाव करना। इसके लिए बंजर एवं कृषि के लिए अनुपयुक्त भूमि पर वन विकास हेतु 1,000 वर्ग किलोमीटर भूमि का चुनाव किया जाता है। प्रति भूमि के एक तिहाई भाग पर वन के विकास किया जाए, ताकि कम से कम 3,342 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर वन स्थापित हो सके दोस्तों। राज्य में वन क्षेत्र को तेज गति से सिकुड़ते जाने के कारण राजकीय वन नीति के पुनर्वास और संरक्षण को महत्व दिया गया। पुनर्वास एवं संरक्षण के तहत कार्य किए जा रहे हैं। उजड़े वनों का पुनर्वास, निजी एवं सामाजिक वानिकी और राष्ट्रीय उद्यान और पशु पक्षी विहार का विकास आदि दोस्तों। उजड़े वनों का पुनर्वास के अंतर्गत वन क्षेत्र जहां वृक्ष घनत्व 40% से कम हो वहां वृक्षारोपण एवं पुनर्वास कार्यक्रम चलाया जाता है। देखिए निजी और सामाजिक वानिकी के अंतर्गत उजाड़ वन क्षेत्र के पुनर्वास के लिए सामुदायिक एवं निजी भागीदारियों के प्रयासों को बढ़ावा दिया जाता है।
राष्ट्रीय उद्यान एवं पक्षी बिहार में राष्ट्रीय उद्यान एवं पक्षी बिहार के विकास पर बल दिया जा रहा है साथियों। वन संपदा देखिए, वनों से प्राप्त होने वाले उपजों को वन संपदा कहते हैं। इन्हें दो वर्गों में रखा जाता है, एक मुख्य उपज, दूसरा गौण उपज। दोस्तों देखिए, मुख्य उपज के अंतर्गत लकड़ी संबंधी वन उत्पादों को शामिल किया जाता है, जबकि गौण उत्पाद के अंतर्गत लकड़ी को छोड़ शेष वन उत्पादों को शामिल किया जाता है। मुख्य उपज देखिए, मुख्य उपज के अंतर्गत लकड़ी संबंधी वन उत्पादों को शामिल किया जाता है, जबकि गौण उत्पाद के अंतर्गत लकड़ी को छोड़ शेष वन उत्पादों को शामिल किया जाता है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। वनोत्पाद देखिए, झारखंड सीमा से सटे वनों में महुआ, झारखंड सीमा से सटे वनों में महुआ, हरे, कपास, साल, केंदू, पत्ता, गोंद, तानिन, जड़ी बूटी, लाह, कुसुम आदि उपलब्ध है। दोस्तों बांस, तसर, अर्जुन, सबई, घास आदि बिहार के वनों में उपलब्ध है। वन उत्पादों का एकत्रीकरण एवं विपणन का दायित्व बिहार राज्य वन विकास निगम का है। वन विकास निगम वर्ष 2013 से 0.28 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ प्राप्त किया गया। दोस्तों रोहतास और कैमूर के वनों में उच्च कोटि के साल उपलब्ध है। दोस्तों रोहतास और कैमूर के वनों दोस्तों वन उत्पाद आधारित उद्योग देखिए, बिहार में वन उपज पर आधारित अनेक उद्योग स्थापित हैं, जिसमें आरा मिल, सीजनिंग प्लांट, गत्ता उद्योग, समस्तीपुर दरभंगा में प्लाईवुड निर्माण, बेतिया में दोस्तों, पटना मुजफ्फरपुर में, कत्था बेतिया में, माचिस एवं बीड़ी उद्योग प्रमुख है। इन संसाधन पर आधारित लकड़ी उद्योग, कागज उद्योग और लाह उद्योग आदि भी विकसित किए जा सकते हैं। वन्य जीव अभ्यारण्य देखिए, बिहार में वनों में बाघ, हाथी, लंगूर, बंदर, हिरन, भालू, तेंदुआ, नीलगाय, सांभर, चीतल जैसे वन्यजीव पाए जाते हैं। बेगूसराय स्थित कामर झील में साइबेरियन पक्षी प्रवास करते हैं। बक्सर में लालसर पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। बिहार में वन्य जीवों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव बिहारों की स्थापना की गई है। अभ्यारण्यों की स्थापना विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों को सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से की गई है। बिहार के अभ्यारण्य देखिए दोस्तों, गौतम बुद्ध अभ्यारण्य दोस्तों आपका गया में, गौतम बुद्ध अभ्यारण्य का गया में दोस्तों, गौतम बुद्ध अभ्यारण्य। फिर भीम बांध अभ्यारण्य आपका मुंगेर में, भीम बांध का मुंगेर में दोस्तों। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान आपका पश्चिम चंपारण में, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों राज्य का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। इसे राष्ट्रीय बाघ परियोजना में शामिल किया गया दोस्तों, वाल्मीकि उद्यान को, ये भी ध्यान रखना। BBI है दोस्तों। वाल्मीकि आश्रयनी दोस्तों, ये भी पश्चिम बंगाल में है। कांवर झील पक्षी विहार ये आपका बेगूसराय में, कहाँ दोस्तों, बेगूसराय में। अब कुशेश्वर पक्षी विहार ये आपका दरभंगा में है दोस्तों। नागी डैम, नकटी डैम बिहार में, जम्मू में ये नागी नकटी डैम है दोस्तों। कैमूर अभ्यारण्य दोस्तों, कैमूर अभ्यारण्य आपका कहाँ है, रोहतास में दोस्तों। पंत अभ्यारण्य आपका नालंदा में है। सूर्यान पक्षी विहार ये आपका भोजपुर में है दोस्तों। और संजय गांधी जैविक उद्यान ये पटना में, कहाँ पे दोस्तों, पटना में। चलिए ये हम लोग आगे देखते हैं। गोगीबिल पक्षी विहार ये कहाँ है दोस्तों, कटिहार में गोगीबिल। बक्सर पक्षी विहार ये बक्सर में है दोस्तों। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य दोस्तों ये आपका भागलपुर में है, यह भारत का पहला अभ्यारण्य है दोस्तों। सरैया मान पक्षी विहार दोस्तों ये आपका बेतिया में, कहाँ पे, बेतिया में दोस्तों। बरेला सलीम अली डुब्बा सानी अभ्यारण्य कहाँ, वैशाली में दोस्तों। बरेला सलीम अली डुब्बा सानी अभ्यारण्य वैशाली में। राजगीर अभ्यारण्य कहाँ है दोस्तों, ये राजगीर में, राजगीर अभ्यारण्य राजगीर में। परमार डॉल्फिन अभ्यारण्य दोस्तों ये आपका अररिया में, कहाँ पे दोस्तों, अररिया में। हरियाबार हिरन पार्क ये कहाँ है, अररिया में दोस्तों। हरियाबार हिरन पार्क अररिया में। उदयपुर अभ्यारण्य दोस्तों ये पश्चिम चंपारण, उदयपुर अभ्यारण्य जो है ये कहाँ, पश्चिम चंपारण दोस्तों। चलिए हम लोग अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। जो क्वेश्चन इससे बनता है उसको हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद टॉपिक को स्टॉप करते हैं। सब मूल्यांकन देखिए दोस्तों, हम लोग 50 क्वेश्चन देखेंगे अभी, 1 से 50 क्वेश्चन दोस्तों जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से।
चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, देश में कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वृक्ष आच्छादन है दोस्तों। देश के कुल मतलब बिहार देश में दोस्तों कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वृक्ष आच्छादन है दोस्तों। देश में पूछा, बिहार में नहीं है दोस्तों। तो ये आपका 2.82% है। कितना? 2.82% है दोस्तों। चलिए, देश में भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत में वन आच्छादन है। वन आच्छादन दोस्तों ये आपका कितना प्रतिशत है दोस्तों। अभी अगर करंट डाटा अगर पूछा दिया जाए 24.62% है दोस्तों। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 3 देखिए, देश का सबसे बड़ा वन्य क्षेत्र किस राज्य में दोस्तों। देश का सबसे बड़ा वन्य क्षेत्र दोस्तों ये आपका मध्य प्रदेश में। किस राज्य में? मध्य प्रदेश में। चलिए हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कुल भौगोलिक क्षेत्र में कितने प्रतिशत भाग को वन आच्छादन मानक है दोस्तों। मतलब कुल भौगोलिक क्षेत्र कितने प्रतिशत में वन आच्छादित का मानक है। 33% रहना जरूरी है। 33% वन आच्छादन दोस्तों पर्यावरण के लिए। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र में कितने वर्ग किलोमीटर में वन है दोस्तों। बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्र में कितने वर्ग किलोमीटर पर वन है, क्षेत्र में वन है। तो ये आपका हो जाएगा 7,288 वर्ग किलोमीटर। कितने पर? 7,288। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। बिहार में वनाच्छादित क्षेत्र में वर्ग किलोमीटर है दोस्तों। बिहार में वनाच्छादित क्षेत्र पर कितने वर्ग किलोमीटर में? तो दोस्तों ये 2,182 वर्ग किलोमीटर। कितना? 2,182 दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितने प्रतिशत क्षेत्र वन है दोस्तों। तो ये वन आपका 10.05% दोस्तों। बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र में कितने प्रतिशत वन है। तो 10.06% दोस्तों। देश में बिहार का वनाच्छादित क्षेत्र का प्रतिशत कितना है। तो दोस्तों देश में वनाच्छादित प्रतिशत है आपका ये इतना नहीं दोस्तों, ये सब गलत है। चलिए देखते हैं हम लोग आगे। देखिए आपका 1.19% है। कितना है दोस्तों? 1.19% है दोस्तों। देखिए, बिहार में अत्यंत सघन वन कितने किलोमीटर क्षेत्र में है दोस्तों। बिहार में अत्यंत सघन वन कितने किलोमीटर क्षेत्र में है। तो दोस्तों ये आपका 248 वर्ग किलोमीटर। कितने दोस्तों? 248 वर्ग किलोमीटर में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। बिहार में मध्यम सघन वन कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। बिहार में अगर मध्यम सघन वन कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है दोस्तों। तो ये आपको हो जाएगा 3,376 वर्ग किलोमीटर सघन वन क्षेत्र, मध्यम सघन वन दोस्तों। बिहार में खुला वन क्षेत्र कितना है दोस्तों। खुला वन क्षेत्र आपका 3,664 वर्ग किलोमीटर दोस्तों। 3,664 वर्ग किलोमीटर खुला वन है दोस्तों। कितना? 3,664। बिहार में गैर वनाच्छादित क्षेत्र का प्रतिशत कितना है दोस्तों। गैर वनाच्छादित क्षेत्र का प्रतिशत दोस्तों ये आपका 92.26% है। कितना दोस्तों? 92.26% गैर वनाच्छादित क्षेत्र है दोस्तों। तो देखिए, बिहार में 693 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। बिहार में 693 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है दोस्तों। ये आपका संरक्षित वन है। कितना? कौन सा वन है? संरक्षित वन दोस्तों। चलो देखिए, बिहार में 5,779 वर्ग किलोमीटर कितने क्षेत्र में है दोस्तों। बिहार में 5,779 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। तो कौन सा वन है? तो ये रक्षित वन है दोस्तों। रक्षित वन है। संरक्षित वन बिहार में कितने? 693 वर्ग किलोमीटर संरक्षित वन दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। बिहार में अवर्गीकृत वन कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है दोस्तों। तो 1 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर वन। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। बिहार में सर्वाधिक वनीय क्षेत्र वाला जिला कौन है दोस्तों। तो ये आपका हो जाएगा भभुआ कैमूर दोस्तों। और दूसरा स्थान पे आपका जम्मू है दोस्तों। तीसरा पे आपका पश्चिम चंपारण है। ये ध्यान रखना है आप सभी को। फर्स्ट पूछा है वनीय क्षेत्र में सबसे अव्वल जिला, तो आपका भभुआ है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। भभुआ कैमूर कुल भौगोलिक क्षेत्र में कितने प्रतिशत वन क्षेत्र है दोस्तों। तो 32.359% में। कितना? 32.59% है दोस्तों भभुआ में वन क्षेत्र। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। बिहार के प्रति व्यक्ति वन भूमि की औसत उपलब्धता कितना हेक्टेयर है दोस्तों। बिहार में प्रति व्यक्ति वन भूमि का औसत उपलब्धता कितना हेक्टेयर है। तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा 0.02 हेक्टेयर दोस्तों। 0.02 हेक्टेयर। चलिए, बिहार में वन क्षेत्र 7,288 वर्ग किलोमीटर में है।
राष्ट्रीय नीति के अनुसार कितने हेक्टेयर क्षेत्र में वन आच्छादन करने से बिहार में राष्ट्रीय मानक 33% के अंतर्गत आ जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका 31,311 31 लाख दोस्तों, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख 31,03,011 वर्ग किलोमीटर में लगाएंगे तब हमारा राष्ट्रीय औसत पहुँचेगा दोस्तों। वन संपदा को कितने वर्गों में बांटा गया दोस्तों? वन संपदा को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो दोस्तों इसे हम लोग 2 वर्गों में बांटे। कितने वर्गों में? 2 वर्गों में दोस्तों। बिहार में राजकीय वृक्ष कौन सा है दोस्तों? आप सभी जानते हैं राजकीय वृक्ष आपका पीपल है। कौन सा बिहार का दोस्तों? पीपल है, ध्यान रखिएगा आप लोग। किस झील में साइबेरिया पक्षी प्रवास करते हैं दोस्तों? किस झील में साइबेरिया पक्षी जो आते हैं वो दोस्तों आपका किस झील में आते हैं? तो कामर झील में आते हैं। तो कहाँ पे आते हैं? बेगूसराय में कामर झील है, उसी में साइबेरिया सारस पक्षी आते हैं, प्रवास करते हैं दोस्तों। बिहार में नेशनल पार्क की संख्या 1 दोस्तों। कितने? 1 नेशनल पार्क की संख्या। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? गौतम बुद्ध अभ्यारण्य दोस्तों गया में गौतम बुद्ध अभ्यारण्य स्थित है, गया में दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। भारत का पहला डॉल्फिन अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है दोस्तों? भारत का पहला डॉल्फिन अभ्यारण्य तो आप लोग जानते होंगे बिहार में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों? बिहार में, वो भी भागलपुर में दोस्तों। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है दोस्तों? तो ये भागलपुर में स्थित है। किसमें दोस्तों? भागलपुर में। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। वाल्मीकि अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है दोस्तों? वाल्मीकि अभ्यारण्य आपका चंपारण में, पश्चिमी चंपारण में। इसमें है दोस्तों पूर्वी चंपारण, सॉरी पश्चिमी नहीं है, पूर्वी चंपारण। वाल्मीकि अभ्यारण्य किस जिले में? पूर्वी चंपारण में दोस्तों, पूर्वी चंपारण में। सॉरी दोस्तों पूर्वी में नहीं है, आप पश्चिमी बोले, पश्चिमी में गलत दे दिया गया है। आप लोग इसे कंफर्म याद रखिएगा कि ये पश्चिम चंपारण होगा। किसमें होगा? पश्चिम चंपारण। वाल्मीकि अभ्यारण्य पश्चिम चंपारण में दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन 28 देखिए। 1700 ईस्वी में आज तक विश्व भर में वनों का कितना क्षेत्र साफ किया गया? 1700 ईस्वी से आज तक विश्व भर के वनों का कितना क्षेत्र साफ किया गया दोस्तों? आप लोग जल्दी से बताइए। ये किया गया दोस्तों आपका लगभग दोस्तों 1,39,1,39 वर्ग किलोमीटर दोस्तों साफ किया गया वन को दोस्तों, काट खोट के दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। वन विनाश से क्या तात्पर्य है? वन विनाश से दोस्तों आपका वनों की विलुप्तता हो जाता है। वन विनाश से आपका यही तात्पर्य वनों की विलुप्तता दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन 30 देखते हैं। कब भारतीय वन सेवा शुरू की गई थी दोस्तों? कब भारतीय वन सेवा शुरू की गई थी? तो दोस्तों ये 1864 में वन सेवा शुरू की। कब भारतीय वन सेवा? 1864 में शुरू की गई थी दोस्तों। चलिए 1865 में कौन सा वन कानून पास किया गया था दोस्तों? 1865 में जो वन कानून लाया गया था वो कौन सा था दोस्तों? वो था दोस्तों आपका पहली वन्य कानून था। कौन सा? पहली वन्य कानून था दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। किस वन्य कानून में वनों को 3 भागों में आरक्षित, सुरक्षित और ग्रामीण में बांटा गया है दोस्तों? चलिए हम लोग जानते हैं। 1878 के वन्य कानून में बांटा गया था। किस वन्य कानून ने वनों को 3 भागों में विभक्त किया था? आरक्षित, सुरक्षित और ग्रामीण वनों में दोस्तों। तो 1878 के वन कानून ने दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। 33 देखिए। अंग्रेजों ने बिहार के जंगलों को विनाश करना क्यों शुरू किया था? अंग्रेजों ने बिहार के जंगलों को विनाश करना क्यों शुरू किया था दोस्तों? क्योंकि क्यों किया था दोस्तों? ये आपका देखते हैं। व्यावसायिक कृषि को बढ़ावा देने के लिए और खेतों से राजस्व की प्राप्ति होती थी। जंगलों को अनुपयुक्त समझते थे। आपका 1 से अधिक होगा दोस्तों, इसलिए वे विनाश करना चाहते थे जंगलों का दोस्तों। चलिए देखते हैं 34। 1880 से 1920 में मध्य कृषि योग भूमि कितनी वृद्धि हुई दोस्तों? 1800 से 1920 के मध्य कृषि योग में भूमि में कितनी वृद्धि हुई दोस्तों? इसमें आपका 67 लाख
हेक्टेयर की वृद्धि हुई, 67 लाख हेक्टेयर दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। सन 1600 में भारत के कितने भाग पर खेती की जाती थी दोस्तों? सन 1600 में भारत के कितने भाग पर खेती की जाती थी? तो दोस्तों ये किया जाता था 6ठे भाग पे। दोस्तों कितने भाग? 6ठे भाग पे। चलिए हम लोग देखते हैं कृषि भूमि के विस्तार का परिणाम क्या है दोस्तों? ये वनों का विनाश। हो कृषि भूमि का विस्तार का परिणाम जो है, कृषि भूमि विस्तार का परिणाम है वनों का विनाश दोस्तों। चलिए 37 देखिए, वनों से होने वाले लाभ कौन कौन से थे दोस्तों? आपका वनों से लाभ होने वाले वातावरण के तापमान को बढ़ने से रोकना दोस्तों, ये भी होता। वन्यजीव को प्राकृतिक निवास स्थान प्रदान करना, ये भी था दोस्तों। वर्षा लाने में सहायक दोस्तों, आपका 1 से अधिक होगा दोस्तों। आरती देखिए, 1850 के दशक में रेलवे के स्लीपर बनाए जाते थे। 1850 में रेलवे के स्लीपर बनाए जाते थे दोस्तों। तो किससे बनाए थे? लकड़ी के बनाए जाते थे। किससे दोस्तों? लकड़ी से। चलिए क्वेश्चन 39 देखिए, रेलवे स्लीपर के लिए कौन सा वृक्ष को अंग्रेजों ने उपयुक्त समझा था दोस्तों? रेलवे स्लीपर के लिए कौन से वृक्ष को अंग्रेजों ने उपयुक्त समझा था? तो आप लोग जल्दी से बताइए। टीक और साल का। किसे समझा था? टीक और साल को सबसे उपयुक्त समझा था अंग्रेजों ने रेलवे स्लीपर के बोगी को बनाने के लिए। टीक और साल के वृक्ष को देखिए। 40 नंबर, अंग्रेजों के द्वारा वन विनाश किए जाने से 1880 से 1920 के बीच भारतीय उपमहाद्वीप के वनाच्छादित क्षेत्र में कितने लाख हेक्टेयर वन गिरावट आई थी दोस्तों? ये गिरावट आपका 97 लाख हेक्टेयर क्या था? कितना दोस्तों? 97 लाख हेक्टेयर का गिरावट आया था दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, किस वर्ष वन कानून बनाए गए थे? वन कानून सबसे पहले 1865 में बनाए गए थे। किस वर्ष दोस्तों? तो 1865, फिर 1878, फिर 1927 में। तीनों आपका उपयुक्त सभी है दोस्तों, आपका तीनों है सर। किस वर्ष वन कानून बनाए गए थे? 1865 में पहली बार बना, फिर 1878, फिर 1927 दोस्तों। भारतीय वन सेवा की स्थापना कब की गई थी? वन सेवा की स्थापना दोस्तों 1850 में किया गया। वन सेवा की स्थापना कब की? 1850 में दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, भारतीय वन अधिनियम बना दोस्तों। भारतीय वन अधिनियम कब बना था दोस्तों? भारतीय वन अधिनियम आपका 1865 में वन अधिनियम बना दिया गया दोस्तों, कानून बना दिया गया था। 1865 के वन अधिनियम में संशोधन कब हुआ? तो दोस्तों 1878 और 1927 में। कब हुआ था? आप लोग देखिए, 1878 और 1927 में वन कानून में संशोधन हुआ था दोस्तों। 1878 के वन अधिनियम के अनुसार ग्रामीण मकान बनाने तथा ईंधन के लिए किस वर्ग के वन को लकड़ी ले जाते थे दोस्तों? वन लकड़ी ले जाते थे। तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा दोस्तों आपका सुरक्षित वन और ग्रामीण वन दोस्तों, दोनों को ले जाते थे। चलिए 6 देखिए, सबसे अच्छे वन कहलाते थे दोस्तों। सबसे अच्छे जो वन कहलाते थे वो दोस्तों आपका आरक्षित वन थे। सबसे अच्छे वन आरक्षित वन कहलाते थे। 47 देखिए, भारत में वनों का पहला इंस्पेक्टर जनरल था दोस्तों। भारत में वनों का पहला इंस्पेक्टर जनरल था दोस्तों। तो कौन था? तो दोस्तों आपका हो जाएगा डिट्रिक ब्रेडिज था दोस्तों। डिट्रिक ब्रेडिज। भारत में वनों का पहला इंस्पेक्टर जनरल था डिट्रिक ब्रेडिज दोस्तों। 48 अंग्रेजों के आने के पूर्व भारत का कितना भाग कृषि योग्य भूमि था दोस्तों? अंग्रेजों के आने के पूर्व दोस्तों, पूर्व भारत पर कितना भाग कृषि योग्य भूमि था दोस्तों? ये हो जाएगा आपका 1/3 भाग दोस्तों। कितना था? 1/3 भाग था। 49 देखिए, बिहार का कौन सा जिला सबसे कम वनीय था? तो बिहार का कौन सा जिला सबसे कम वनीय था दोस्तों? ये शेखपुरा था। सबसे कम जो बिहार का कौन सा जिला सबसे कम वनीय था? शेखपुरा दोस्तों। फिर देखिए, प्राकृतिक वनस्पति में संलग्न भूमि के दृष्टिकोण से बिहार का स्थान पीछे क्यों है दोस्तों? प्राकृतिक वनस्पति में संलग्न भूमि के दृष्टिकोण से बिहार का स्थान पीछे क्यों है? देखिए, पीछे जनसंख्या की वृद्धि दोस्तों, कृषि भूमि की बढ़ोतरी, अंग्रेजों की वन्य दोस्तों, पर सभी कारण है दोस्तों। चलिए हम लोग इस वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।